नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 18 घंटे। तो पाइप बी किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है। एंड पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 9 घंटे। और पाइप सी किसी टैंक को 9 घंटे में भरता है। द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द सेम टैंक इफ दे ऑपरेट टुगेदर। तो हमें बताना तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया तो वे कितने टाइम में पूरी टंकी को भर देंगे। तो ये निकालना। सबसे पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या कहता है कि एक पाइप है जो कि 2 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप है 4 घंटे में भरता है, तीसरा पाइप है 8 घंटे में भरता है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेने के बाद वो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? 8। तो 8 क्या होगा हमारे पास? वो हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ये हो गया। तो अब हमें इनका एक एक दिन का काम निकालना है, एक एक घंटे का काम निकालना है। अगर हमें एक एक घंटे का काम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क में से उसका टोटल टाइम घटा दो। टोटल वर्क में से क्या घटा दो? टोटल टाइम। मतलब ए का 1 घंटे का काम निकालना है तो टोटल वर्क ये है, अपॉन में टोटल टाइम कर देंगे तो 8/2 कितना गया? 4। तो ए ने 1 घंटे में कितना काम किया? 4 काम। ऐसे बी ने 1 घंटे में कितना किया? 8/4 2 काम किया। ऐसे सी ने 1 घंटे में कितना किया? 8/8 1। तो मतलब कि ए ने 1 घंटे में 4 काम किया, बी ने 1 घंटे में 2 काम किया और सी ने 1 घंटे में 3 काम किया। तो अब हमें बता रहा है तीनों ने मिलकर काम किया तो कितने टाइम में खत्म करते हैं। जब भी हमसे ये बोला जाए कि तीनों ने काम शुरू किया तो कितना टाइम में वो खत्म कर देंगे, हमें कितने टाइम में काम खत्म कर देंगे वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क ऊपर लिख देंगे, अपॉन में जो भी हमें दे रखे हैं पाइप, जितने भी पाइप दे रहे हैं वो देखेंगे, जितने भी आदमी दे रखे हैं वो देखेंगे 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं वो अपॉन में, टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में 1 घंटे का काम नीचे। तो उसको डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा वो कितने टाइम में उन्होंने काम किया। अब देख, तो हमें निकालना कितने टाइम में काम किया। टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में 1 घंटे का काम नीचे। तीनों ने काम शुरू किया ना तो टोटल वर्क हो गया 8। टोटल वर्क कितना हो गया? 8। अपॉन में 1 घंटे में तीनों ने मिलकर कितने? 1 घंटे में इसने किया 4 काम, 1 घंटे में किया इसने 2 काम, 1 घंटे में किया इसने 1 काम। तो ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों ने काम किया। 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो 1 घंटे में इन्होंने कितना काम किया? 7 काम। तो अपॉन में 7 लिख दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इतने टाइम में उसने टंकी भर दी। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। मतलब पाइप ए 6 घंटे में भरता है। बी कैन फिल द सेम टैंक इन 18 आवर। बी जो है उसी टंकी को 18 घंटे में भरता है। एंड सी कैन फिल द सेम टैंक 9 आवर। तो सी कितने में भर देता है? 9 आवर में भर देता है। तो तीनों का एलसीएम लेके हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आ गया 18। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे तो पता चल जाएगा उसने 1 दिन में कितना काम किया। तो 18/6 कितना आ गया? 3। तो ए ने 1 दिन में कितना काम किया? 1 घंटे में कितना काम किया? 3 काम किया। तो 18/18 तो 1 बन गया। तो बी ने 1 घंटे में कितना काम किया? 1 काम किया। तो 18/9 कितना बन गया? 2। तो सी ने 1 घंटे में कितना काम किया? 2 काम किया। ठीक, कितना काम किया? 2 काम किया। तो अब तीनों ने मिलकर काम किया है, हमें बताना कितने टाइम में काम कंप्लीट किया। तो वर्क ऊपर टोटल, अपॉन में इन्होंने तीनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया। तो टोटल वर्क है 18, अपॉन में 1 घंटे में तीनों ने मिलकर कितना काम? 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो 6 किया ना, अपॉन 6, 6 × 3 18। तो इन्होंने 3 घंटे में काम खत्म कर दिया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ एक्स वेरीज इनवर्सली एज y³ - 1। तो x जो है वेरीज कर रहा है इन्वर्सली y/3। मतलब कि x वेरीज कर रहा है इन्वर्सली किसका? y³ - 3। मतलब x का उल्टा बन रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y³। मतलब इसका उल्टा, मतलब इससे नीचे आएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वो इज इक्वल, x की वैल्यू 7 होगी जब y की वैल्यू हम 2 लेंगे। जब y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू हम 8 लेंगे। अब देखो, अब जब हम x = करेंगे तो इक्वल टू करने पे ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास k। तो क्या बन गया? x = k, सॉरी x क्या है? x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y³ - 1। तो अब इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा k।
तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई की क्यूब माइनस 1। तो k क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब पहले तो हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दे रखा है x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 2 है, तो दोनों वैल्यू रख रहे हैं। x की वैल्यू रख दी 7 और y की वैल्यू रख दी 2, 2 का क्यूब माइनस 1। तो 7 इज इक्वल टू के अपॉन में 2 की क्यूब बन जाएगा 8, 8 माइनस 1, तो 7 इज इक्वल टू एक्स के अपॉन 7। तो k की वैल्यू निकल जाएगी, k की वैल्यू निकालने के जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 7 इंटू 7 क्या बन गया 49, k की वैल्यू बनेगी 49। अब हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना है x की वैल्यू जब y 8 हो। तो कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, k अपॉन में y की क्यूब माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू रख दो 8 और k की वैल्यू हमें पता ही है, x इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 49, y की वैल्यू 8, तो 8 की क्यूब माइनस 1, 49 अपॉन में 8 की क्यूब होता है, 8 की क्यूब हो जाएगा 512, 512 माइनस 1 511। तो यहाँ से हम 7 से काट देंगे, 7 7 जा 49 और 7 73 जा, तो 7 अपॉन 73 इसका आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए ट्रेडर्स मार्क्स हिज गुड्स 44% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर्स है जिसने मार्क किया, मतलब मार्क प्राइस लिख, मतलब उस पर मार्क प्राइस लिख दिया उसने, मतलब अंकित मूल्य लिख दिया उस पर कॉस्ट प्राइस से 44% ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 44% ज़्यादा है। एंड अलाउ ए डिस्काउंट, और क्या अलाउ करता है, डिस्काउंट कितना 9% ऑन द मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पे 9% का डिस्काउंट देता है या अंकित मूल्य पर 9% का डिस्काउंट देता है। तो हमें बताना है कि ही गेन x%, उसे x% का गेन हुआ है, तो वो x की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता है पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 44% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट जो ट्रेडर्स है उसने अपने कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस का 44% ज़्यादा उसने मार्क प्राइस रख दिया, जितना कॉस्ट प्राइस था कॉस्ट प्राइस से 44% ज़्यादा रख दिया। तो अब एक तरफ लिख दिया हमने मार्क प्राइस, एक तरफ लिख दिया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस है 100, तो जो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 44% ज़्यादा है, 100 का 44% कितना है 44, तो 44 ज़्यादा होगा। तो मार्क प्राइस कितना किया, मतलब अंकित मूल्य कितना होगा 144। तो जब मार्क प्राइस इतना हो गया तो अब फिर उसके बाद देखो मार्क प्राइस 144 हो गया और कॉस्ट प्राइस हो गया 100, तो फिर उसने क्या किया 9% का मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस कितना है 144, 144 पे 9%, तो 9% निकाल लिया, 9/100 इंटू 144, इसको सोल्व करके कितना आ गया 12.96, मतलब उसे डिस्काउंट मिल गया 12.96। मतलब जब हम मार्क प्राइस में अंकित मूल्य में से उसका डिस्काउंट घटा देंगे तो वो उसने उतने में वो चीज़ बेची होगी, मतलब उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, मार्क प्राइस माइनस कर दो डिस्काउंट, अंकित मूल्य माइनस कर दो उसका डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है 144, 144 में से 12.96 घटा दिया तो 131.04 आ गया। ये क्या आ गया, इतने में उसने चीज़ बेची होगी। तो कॉस्ट प्राइस लिख दिया, फिर निकालना है हमें कितना उसे x% का गेन हुआ, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। अब देख कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 100, मतलब 100 में उसने चीज़ खरीदी है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 131.04, इतने में उसने चीज़ बेची है। 100 की खरीदी 131.4 की बेची, तो कितने का फ़ायदा हो जाए 31.04 का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ 31.04 का फ़ायदा हुआ है ऐसे। तो हमें निकालना क्या है, ये गैस परसेंटेज निकालने हैं, गैस परसेंटेज मतलब x% निकालना है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, गेन अपॉन CP, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो गेन रख दिया 31.04 अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100 से 100 कट गया, तो गेन परसेंटेज कितनी आ गई, गेन परसेंटेज आ गई 31.04। मतलब गेन परसेंटेज क्या है, x% था हमारे पास, तो x% इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x% आ गया हमारे पास 31.04%। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 31.04%, से परसेंट हट जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सीधा है ना, x% था इज इक्वल टू 31.0%, से परसेंट काट दिया हमने, सीधा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एलसीएम ऑफ 55, 42, 165 एंड 231। तो इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो इसका एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू कैसे, जितने भी ये नंबर दे रखे हैं इन सबको देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे सबसे कट रहा होगा वो,
मतलब 55, 42, 165 और 231 को सबको डिवाइड करके देखना है हर ऑप्शन से। जिस ऑप्शन जो है इन सब से कट गया तो वो हमारा आंसर है, तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है 55, 42, 165, 231 का एलसीएम ले लो सीधा। 55, 42, 165, 231 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 5 से काटा, 5 11 जा 42, ऐसे ही 5 33 जा, ये 31 था, 11 से कट गया, ऐसे कट गया। तो क्या बन गया हमारे पास 5 × 11 × 3 × 7 × 2, इस सब की मल्टीप्लाई करके कितना है 2310, इसका आंसर होगा 2310। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब एक सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की जो रेशियो दे रखा है दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:7। क्या दे रखा है 2:7। एंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इन ऑर्डर मेंशन। तो हमें बताना है दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, इसका कंसेप्ट बोलता है कि दो ट्रायंगल लिया हमने, एक ट्रायंगल लिया ABC और एक ट्रायंगल लिया ADE। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। एंगल ADE और एंगल ABC क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो जो एरिया होगा एंगल ADE का और एरिया अपॉन एरिया होगा ABC का, वो किसके बराबर होगा, इनकी साइड के स्क्वायर के। इनकी साइड मतलब बड़े वाले की पूरी AD साइड, छोटे वाले की, बड़े वाले की AB साइड और छोटे वाले की AD साइड। मतलब AD छोटा वाला पहले लिखा है तो छोटा वाला पहले लिखना पड़ा, AD अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE अपॉन AC का स्क्वायर इंटू DE अपॉन BC का स्क्वायर। मतलब क्या बताया है कि जो भी एरिया है छोटे वाले का एरिया ऊपर अपॉन में बड़े वाले का एरिया नीचे इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के। देखो ट्रायंगल लिया ना मैं, एरिया ADE का एरिया अपॉन में बड़े वाले ABC का एरिया किसके बराबर होगा, छोटी वाले एंगल की साइड AD अपॉन AB का स्क्वायर। ऐसे AE छोटे वाले का AE होगा, बड़े वाले का AC होगा, तो इसका स्क्वायर और DE अपॉन BC का स्क्वायर। तो सीधी बात है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है किसकी, ट्रायंगल की, सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, सिमिलर ट्रायंगल का लेंथ की जो साइड है वो दे रखी है 2:7। मतलब एरिया निकालना है ADE अपॉन ABC का, तो किसके साइड का रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मतलब AD अपॉन AB के स्क्वायर के बराबर। तो AD कितना है 2 अपॉन में 7, तो इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 अपॉन 49। तो रेशियो क्या बन गया 4:49। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। तो 3 नंबर का एवरेज दे रखा है 20, मतलब 3 नंबर का औसत दे रखा है 20। इफ़ द 2 नंबर आर 13 एंड 29, दो नंबर जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 13 और 29। तो हमें थर्ड नंबर बताना है। तो सीधी सी बात ये है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर। मतलब वो जो भी नंबर है उन सब का सम कर लो, अपॉन में टोटल नंबर, कितनी संख्या है नंबर की वो लिख लो, अपॉन में संख्या लिख लो, ऊपर लिख देंगे सम क्या है उसका और नीचे लिख देंगे नंबर की संख्या कितनी है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या 3 नंबर का एवरेज दे रखा है 30। तो एवरेज क्या होता है, तीनों का सम। मान ले ABC नंबर है तो ABC का सम लिख दिया, A + B + C, अपॉन में क्या लिखेंगे टोटल नंबर। नंबर कितने हो गए 3 है तो अपॉन 3। तो एवरेज कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो यहाँ पे पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 29 है, तो A की वैल्यू रख दी 13 + 29 प्लस तीसरे की हमें निकालनी है C, और जो डिवाइड में था दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 20 × 3 कितना होगा 60। तो 29 + 13 कितना बनेगा 42 प्लस C = 60। तो C की वैल्यू हमें निकालनी है, तीसरे नंबर की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाए। तो C = 60 - 42 क्या बन गया 18। तो तीसरी वैल्यू बन गई हमारी 18। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारे पास, बहुत ईजी क्वेश्चन है वाला, क्या है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 434। मतलब किसी भी सम का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 434 दे रखा है। मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसका साधारण ब्याज दे रखा है 434। तो फॉर ए पीरियड ऑफ 8 आवर, मतलब 8 साल के टाइम में एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, उसका रेट दे रखा है 5%। तो दिस सम इज, तो हमें सम बताना है, सम क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, हमें मूलधन की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें ब्याज कितना दे रखा है 434, टाइम कितना दे रखा है 8 ईयर।
रेट दे रखा है 5%, तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट का या साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना है 434 इंटू प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखा है 5% इंटू 5 इंटू में टाइम दे रखा है 8 साल अपॉन 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ के सब उधर ले जाओ, तो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 434 के साथ, 434 इंटू 100 अपॉन में 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इनको काट पीट के कितना आ जाएगा 1085। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 1085, मूलधन की वैल्यू आ गई 1085, तो इसका आंसर होगा 1085। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ 73300 इज डिपॉजिटेड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। मतलब कि जो सम है, मतलब एक दे रखा है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है 73,300 उन्होंने डिपॉजिट किया, मतलब मूलधन कितना डिपॉजिट किया 73,300, किस रेट से 7% के रेट से फॉर 2 साल के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट तो एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। मतलब उसी टाइम के लिए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो बताना है। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज, एक तरफ फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों को निकाल के सीधा माइनस करना है। तो कैसे करेंगे अब वो चीज़ आप समझो। सबसे पहले निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है एनुअली, पूरे साल का निकालना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 साल के लिए निकालना है, रेट दे रखा है 7%। 7% की फ्रैक्शन होती है 7/100। तो जो इंटरेस्ट है ये नीचे वाला होता है हमारा प्रिंसिपल, नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन, और ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सी, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट इस पर लगता है और इन दोनों का जोड़ बन के क्या बन जाता है वो अमाउंट बन जाती है। प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देते तो वो हमारी अमाउंट बन जाती है। तो 7% था, 7/100 मतलब 100 से कितना हो गया इंटरेस्ट लगा के 107 पहले साल, दूसरे साल कितना हो जाएगा 100 से 107, ठीक है। तो 100 की गुणा 100 में करी कितना आ गया 10,000, 107 की गुणा 107 में गई कितना बन गया 11,449। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल मूलधन, और जो ये आया हमारा अमाउंट आई, और जो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 1449। तो 1449 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो क्वेश्चन में 73,300 दे रखा है उसका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल निकाला हमने 10,000। तो 10,000 यूनिट किसके बराबर 73,300 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 73,300 अपॉन 10,000, ठीक। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1449 की वैल्यू। तो 1449 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 73,300 अपॉन 10,000 इंटू 1449। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा CI 10,621.17। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है 73,300 इंटू रेट कितने साल की, रेट कितना है 7% इंटू टाइम कितना है 2 ईयर अपॉन 100। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10,262। अब लास्ट में इसने क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10,621.17 माइनस 10,262। इसको सोल्व माइनस करके क्या आ जाएगा 359.17। 359.17 मतलब 359.2 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 359.2। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है। वो क्या कहता है कि ए अकेला एक दीवार को 36 दिनों में बना सकता है। तो ए जो है अकेला जो है एक दीवार को 36 दिनों में बना सकता है। बी अकेला उसी दीवार को 60 दिनों में बना सकता है। बी अकेला उस दीवार को 60 दिनों में बना सकता है। ए उस दीवार को 36 दिनों में बना सकता है। जबकि सी अकेला उसी दीवार को एक बार बनाने के बाद 72 दिनों में पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। दीवार बनाने के बाद फिर उसे नष्ट कर दिया कितने 72 दिनों में। फिर उसने बताया हालांकि ए अकेला 1, 4, 7 दिनों पर कार्य करता है। मतलब पहले दिन कार्य करता है, फिर चौथे दिन कार्य करता है, फिर 7वें दिन कार्य करता है, फिर 10वें दिन कार्य करता है। बी अकेला जो है दूसरे दिन काम करता है, 5वें दिन काम करता है, 8वें दिन काम करता है। और सी अकेला किसी काम को तीसरे दिन करता है, 6ठे दिन करता है, 9वें दिन करता है। दिनों में काम करते हैं। तो यह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक दीवार पूरी तरह से बन नहीं जाती, ठीक है। तो फिर जिसके बाद सी इसका कोई भी नष्ट ना कर सके, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा ये बताना है। पूरा काम कितने दिनों में। इसने देखो क्या बताया, इसने बताया है कि ए काम को पहले दिन करता है, चौथे दिन करता है, 7वें दिन करता है। बी किसी काम को दूसरे दिन करता है, 5वें दिन करता है और 8वें दिन करता है।
सी किसी काम को तीसरे दिन करता है, छठे दिन करता है, 9वें दिन करता है। मतलब सारे अल्टरनेट दिन काम कर रहे हैं। पहले दिन ए कर रहा है काम, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, फिर चौथे दिन ए कर रहा है, पाँचवें दिन बी कर रहा है और छठे दिन सी काम कर रहा है। तो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, समझे हो। तो अब क्वेश्चन को निकालते हैं। ए जो है किसी काम को 36 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है और सी किसी काम को -72 दिन में करता है, क्योंकि सी ने नष्ट किया उस चीज़ को। इन्होंने तो बनाया है, इसने ख़त्म किया उस चीज़ को। इन्होंने बनाया तो इसलिए इनको प्लस लिया, इसने उस चीज़ को नष्ट किया तो इसलिए इसे माइनस किया। तो इनका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 360। तो 360 क्या होगा, 360 उसका टोटल वर्क हो जाएगा, उसका टोटल काम हो जाएगा। 360 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो अब टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे तो हमें एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो 360 में से 36 गए तो 10 बचा। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 10 काम किया। तो 360 में से 60 गया तो 6 बच गया। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। तो 360 में से 72 को डिवाइड किया तो कितना बना, 5 बना। तो सी ने एक दिन में -5 काम किया। सी ने कितना काम किया, 5 दिन काम किया। अब एक चीज़ देखो, पहले अब हमें बताना है पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो दो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, फिर दोबारा ए कर रहा है। तो तीनों ने मिलकर 3 दिन में कितना काम किया वो देखो। एक दिन में ए कर रहा है 10 काम, बी एक दिन में कर रहा है 6 काम, तो सी एक दिन में कर रहा है 5 काम। तो तीनों ने मिलकर कितना काम कर लिया एक साथ में, 10 + 6। तीन दिन में मतलब तीनों ने 3 दिन में मिलकर कितना काम कर लिया, 10 + 6 - का 5, क्योंकि ये धारा है तो कितना हो गया, 10 + 6 16 - 5 11। तो मतलब 3 दिन में ये कितना काम कर रहा है, 3 दिन में ये काम कर रहा है 11। 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है। 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 11 काम कर रहा है। तो 11 काम हो चुका। काम कहाँ तक पहुँचाना हमें, 360 तक। तो कितने से मल्टीप्लाई करें हम इसके आसपास पहुँच जाए। अगर हम 11 में 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐसे हमें करके देखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, जो हम 360 के बराबर आ जाए। मतलब 360 तक तो पहुँच नहीं सकते, अगर पहुँच जाए तो सीधा आंसर निकल जाए, पर इसके पास तक पहुँचना होता है हमें। 360 तक पहुँचने के लिए हम 11 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 तक पहुँच जाएंगे। तो जब इसको 32 से मल्टीप्लाई करी है तो 3 डेज को भी 32 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 × 32 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 96। कितना बन गया, 96 डेज, और ये बन गया 352। मतलब क्या निकल के आया, 96 दिन में कितना काम होगा, 352 काम होगा। 96 दिन में कितना काम होगा, 352 काम होगा। 96 दिन का काम खत्म हो चुका, 352 काम हो गया। तो 52 कितना काम कितना बच गया, 360 टोटल काम था, 352 कर चुका है, तो काम बच गया 8। काम बच गया 8। और अब काम कौन करेगा, अब काम करेगा ए, क्योंकि सबका काम पूरा हो चुका है। अब बारी आई ए के काम की। तो एक जो है एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। और काम करवाना है 8 और काम कर रहा है 10। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। हमें 8 काम करवाना है, तो मतलब काम को इधर रखना पड़ेगा, काम को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा और डेज को राइट साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें काम निकलवाना है। काम कर रहे हैं ना, काम निकलवाना है, तो काम की वैल्यू पहले रखनी पड़ेगी। जिस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको पहले रखते हैं। तो 10 काम जो है एक दिन में करते हैं। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/10 में। तो 8 काम कितने दिन में कर देगा, 8/10। तो 8/10 में काम कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब ये है कि 96 दिन पहले काम कर चुका है, प्लस 8/10 काम और कर चुका है। तो मतलब 96 + 8/10। तो इसको सीधा हम 96 * 8/10 लिख सकते हैं। तो 2 से काट दें, 2 × 8 2 × 5 10, कितना बन गया, 96 सही 4/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 सही 4/5।